Welcome friends. So today in this video I will be discussing about the skull osteology. Skull osteology को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. इस वीडियो में I will be discussing about the exterior surface of the skull, the important points on the exterior surface and the facial and cranial skeleton separately. In the second video I will be taking the skull base, क्योंकि skull base एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको अलग से लेना पड़ेगा. So this is a very crucial topic for MD exam point of view as well as for MBBS students. Because it comes in both in theory also and in practical also. So as you know I will be discussing the whole topic in the form of MCQs. No single line will be left, everything will be covered in these MCQs. Okay, so let's start from the first MCQ. So the first MCQ is the skeleton of the head and neck consist of which structures. हेड और नेक के स्केलेटन में क्या कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं? तो हेड में कौन सी होती हैं? स्कल होता है और नेक में, हेड में सिर्फ स्कल होता है अगर बोनी की बात की जाए तो, बोन्स की. और नेक में क्या होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं और हायोइड बोन होती है. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. द बोनी स्केलेटन ऑफ द हेड इज टर्म्ड. बोनी स्केलेटन ऑफ द हेड इज टर्म्ड. सो दीज टर्मिनोलॉजीज यू विल बी वेल अवेयर ऑफ, क्योंकि जैसे क्रेनियम है, स्कल है, कैलवेरियम है, न्यूरोक्रेनियम है, हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं. तो बोनी इनकी स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल डेफिनेशंस क्या है जो हमें यूज़ करनी चाहिए, वो इस क्वेश्चन से अपने को डिफ्रेंशिएट करना है. द बोनी स्केलेटन ऑफ द हेड यूजुअली अपन क्या बोलते हैं? स्कल होता है. तो बेसिकली आप स्कल को कैसे डिवाइड करोगे? एक तो क्रेनियम में और दूसरा फेस में. फेस का स्केलेटन अलग होता है, क्रेनियम का अलग होता है, क्रेनियल स्केलेटन अलग होता है. ठीक है, तो क्रेनियल स्केलेटन को फर्दर डिवाइड करते हैं स्कल कैप में और स्कल बेस में. ठीक है, कैसे? देखो, स्कल है तो पहले तो स्कल को डिवाइड किया फेशियल स्केलेटन में और क्रेनियल स्केलेटन में. अगर एम्ब्रियोलॉजिकली इनके नाम पूछे जाएँ तो न्यूरोक्रेनियम और विसरोक्रेनियम होते हैं. ठीक है, क्रेनियल स्केलेटन को ही क्रेनियम बोलते हैं. लेकिन इस क्रेनियम को या क्रेनियल स्केलेटन को ही हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो स्कल बेस और दूसरा स्कल कैप. स्कल कैप को क्रेनियल वॉल्ट भी बोलते हैं, कैलवेरिया भी बोलते हैं और ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं. तो जब भी आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन करते हैं स्कल कैप का, तो आपको पता होना चाहिए कि स्कल कैप में कौन सा पोर्शन आता है. हाउ मैनी बोन्स डज द स्कल कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग ईयर ओसिकल्स. ईयर ओसिकल्स स्कल के साइड में ही होती हैं लेकिन उसको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं बोन्स में. तो टोटल स्कल की बोन कितनी होती है? 22, जिसमें 8 तो स्कल की होती हैं और 14 फेस की होती हैं. ऑल बोन्स ऑफ द स्कल आर इमोबाइल एक्सेप्ट. कौन सी बोन मोबाइल होती है? टेम्पोरल नहीं, मैक्सिला नहीं, मैंडिबल यस, मैंडिबल बोन ऑफ मैस्टिकेशन होती है तो ये मोबाइल होती है. वोमर नहीं. वोमर कहाँ पे होती है? अगर आप एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर व्यू देखते हैं स्कल का तो दोनों ऑर्बिट होते हैं. ऑर्बिट के भी ये नेजियम होता है, ये नेजल बोन्स हैं दो, और यहाँ पे क्या होते हैं? नेजल ओरिफिस. तो यहाँ कहीं पे कौन सी बोन होती है जो बेस बनाती है नेजल सेप्टम का? ये वोमर होती है. ठीक है, ये भी इमोबाइल है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्ड बोन्स ऑफ द क्रेनियल स्केलेटन. अब क्रेनियल स्केलेटन में कौन सी पेयर्ड बोन्स है और कौन सी अनपेयर्ड बोन्स है? तो फ्रंटल अनपेयर्ड है, ऑक्सीपिटल अनपेयर्ड है, पैराइटल और टेम्पोरल ओनली 2 बोन्स आर पेयर्ड बोन्स. ठीक है, ओनली 2 बोन्स आर पेयर्ड बोन्स. स्फिनोइड अनपेयर्ड है, इथमोइड अनपेयर्ड है, मैक्सिला जाइगोमेटिक तो फेस की हैं. ठीक है, तो दीज आर द 8 बोन्स, 1 2 3 4, 2 पैराइटल और 2 टेम्पोरल. टोटल कितनी हो गई? 8. तो दीज आर 8 cranial bones. Which of the following are unpaired bones of the cranial skeleton? I already told you, frontal, occipital, sphenoidal, ethmoidal. Ethmoidal single होती है. Which of the following are paired bones of the facial skeleton? अब आते हैं facial skeleton पे. फेस में पेयर्ड कौन सी होती है? मैंडिबल अनपेयर्ड है, वोमर अनपेयर्ड है, maxilla is paired, zygomatic is paired, nasal bones are paired, lacrimal bones are paired, palatine भी paired है, और inferior nasal concha is a bone. सुपीरियर और मिडल जो कोंका होता है वो बोन नहीं होती, वो कार्टिलेज होता है. ठीक है, तो दीज आर द 6 बोन्स विच आर पेयर्ड इन द फेशियल स्केलेटन. तो कितनी हो गई है? 6 दूनी 12. 12 तो यही होगी, बची दो कौन सी? मैंडिबल और वोमर. तो टोटल कितनी हो गई? 14.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनपेयर्ड बोन्स ऑफ द फेशियल स्केलेटन? अनपेयर्ड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैक्सिला पेयर्ड है, जाइगोमेटिक पेयर्ड है, नेचुरल पेयर्ड है, मैंडिबल और वॉमर, दीज आर द टू बोन्स विच आर अनपेयर्ड. द बोन्स ऑफ द स्कल आर यूनाइटेड एट इमूवेबल जॉइंट्स कॉल्ड. ये टाइप ऑफ जॉइंट पूछ रहा है तो सूचर होते हैं ऑब्वियसली. दीज आर अदर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये आपको डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है. मैंडिबल इज कनेक्टेड टू द क्रेनियम बाय विच टाइप ऑफ जॉइंट? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कैसा होता है? साइनोवियल होता है. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट साइनोवियल जॉइंट होता है. द ईयर ओसिकल्स विद इन द मिडल ईयर आर दे इमोबाइल? नो, वो मूव करते हैं तभी तो हियरिंग का मैकेनिज्म वर्क करता है. दे आर मोबाइल बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द skeleton of head. They are neither counted in cranial, neither counted in facial skeleton. In the anatomical position of the skull, the orbital cavities are directed. देखो एनाटॉमिकल पोजीशन, ये जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आपको स्कल को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना होता है. तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको दो तीन चीज़ें देखनी होती हैं. एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू कि एंटीरियरली कौन सी आएगा, पोस्टीरियर एंटीरियर पोर्शन कौन सा, पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा. दूसरा राइट और लेफ्ट कि राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है. और तीसरा होता है उसका अलाइनमेंट कह लो एक तरह से कि उसको किस पोजीशन में आपको पकड़ना है. आपने राइट लेफ्ट भी डिसाइड कर लिया, एपी भी डिसाइड कर लिया, अब आपको अलाइनमेंट में पकड़ना होता है कि कहाँ पे उसको पकड़ें कि वो एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाए. ठीक है. तो स्कल की अगर बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर को कैसे डिसाइड करोगे? एंटीरियरली आप इजीली है, वो तो इजीली एंटीरियरली ऑर्बिट होंगे बिकॉज दे आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड. आगे की तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं. राइट लेफ्ट कैसे डिसाइड करोगे? स्कल एक ही है तो उसमें राइट लेफ्ट का तो इश्यू ही नहीं है. अलाइनमेंट आपको डिसाइड करनी है. अलाइनमेंट के लिए क्या कौन सी लाइन होती है? फ्रैंकफर्ट लाइन. फ्रैंकफर्ट लाइन होती है जो इसकी अलाइनमेंट बताएगी. ये अपन आगे डिस्कस करेंगे. इन द एनाटॉमिकल पोजीशन विच स्ट्रक्चर्स लाई इन द सेम ओरिजेंटल प्लेन? कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेम ओरिजेंटल प्लेन में लाई करती हैं? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स एंड इन एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस. नो, infra-orbital margins and upper margin of external acoustic meatus. Yes, this is the alignment position of the skull and this is called Frankfurt line. A line passing through the infra-orbital margins and upper margins of the external acoustic meatus is called Frankfurt line. इसी को बोलते हैं. और यही इसी लाइन को हॉरिजॉन्टल रखते हुए अपने को स्कल को पकड़ना है, तभी वो एनाटॉमिकल पोजीशन में आएगा. कैसे? देखो डायग्राम से समझते हैं. ये है ऑर्बिट हो गया. ऑर्बिट के पास क्या होती है? जाइगोमेटिक आर्क. ये जाइगोमेटिक आर्क. ठीक है. जाइगोमेटिक आर्क जाती है, यहाँ पे दो ट्यूबरकल्स होते हैं, यहाँ पे दो ट्यूबरकल्स होते हैं और जहाँ पे एंड करेगी उसके ठीक नीचे क्या होता है? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स. यहाँ पे एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स होता है. तो इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, ये जो लाइन बनी, ये लाइन है फ्रैंकफर्ट लाइन. ठीक है. और ये इसी लाइन को अपने को हॉरिजॉन्टल में रखना होता है जिससे वो स्कल एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएगा. एक लाइन और होती है जो इसके सेंटर से पास करती है. इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से सेंटर से पास करेगी. दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड रीडल लाइन. इसको रीडल लाइन बोलते हैं. ठीक है. तो ये दो लाइनें होती हैं स्कल में जो आपको याद करनी है. रीड्स बेस लाइन बोलते हैं. रीड्स बेस लाइन. तो रीड्स बेस लाइन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग विच स्ट्रक्चर? इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन को सेंटर ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर से जोड़ना होता है, उसको रीड्स बेस लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रीड्स बेस लाइन. When the skull is viewed from superior aspect it is called. देखो सुपीरियरली बोलते हैं नॉर्मा वर्टिकलिस, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस, आगे से एंटीरियर व्यू से देखेंगे तो नॉर्मा फ्रंटलिस, और लेटरल व्यू से देखोगे तो नॉर्मा लेटरलिस. तो ये चार टर्मिनोलॉजी है, स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जो आपको पता होना चाहिए. जब आप स्कल को प्रैक्टिकल एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे तो ये लगता है छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको बोलनी पड़ेंगी. दिस इज नॉर्मा फ्रंटलिस, दिस इज नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस. ऐसे इन्फीरियर एस्पेक्ट से देखेंगे तो बेजलिस,
नॉर्मा बेजलिस। अबव नॉर्मा वर्टिकलिस द स्कल अपीयर्स, कैसा दिखता है, ऊपर से जो व्यू होता है वो क्या होता है, ये होता है, देखो स्कल लुक लाइक दिस। ये आपका कोरोनल होता है, ये सेजाइटल और ये लैम्बोइड, ऊपर से ये व्यू होता है, यानी कि आगे से नैरो होता है, पीछे से वाइड होता है, ठीक है। शेप ओवल, so it is oval, wider posteriorly than anteriorly. Metopic suture, very important question, sometimes asked in the MD exam. Metopic suture क्या होता है, फ्रंटल बोन में मेटोपिक सुचर लाई करता है। जैसे मैंने बताया ना कि ये सुपीरियर व्यू था, ये कोरोनल सुचर है, ठीक है। तो मेटोपिक सुचर होता है यहाँ पे, ठीक है। कितनी परसेंटेज केसेस में देखने को मिलता है, जो दो फ्रंटल बोन के दो हाफ होते हैं उनके बीच में होता है। यूजुअली ये क्या होता है, मैक्सिमम 2 ईयर्स की एज तक ये रहता है, उसके बाद ये ज्वाइन करके सिंगल बन जाती है फ्रंटल बोन। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि ये रिटेन कर जाता है। रिटेन कैसे करेगा, ये सूचर आपस में जो फ्रंटल बोन है वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, जिससे बीच में एक डिफेक्ट सा रह जाएगा, उसको बोलते हैं मेटोपिक सुचर। ये कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन में देखा जाता है, 3 to 8%। ये जो डाटा होता है ये बुक टू बुक वेरी कर सकता है, ये विश्राम एनाटॉमी बुक से लिया गया है, ठीक है। तो 3 to 8% है। These are question on metopic suture. A 30-year-old male presents to the emergency department after a fall. A CT scan of the head reveals a vertical midline lucent line in the frontal bone with sclerotic serrated edges. Focus on these two terms, sclerotic and serrated edges. Which of the following is the most appropriate next step? जहाँ पे अगर वो serrated दिख रहा है और वो sclerotic दिख रहा है तो obviously it is metopic suture, ठीक है। ये उस 3 to 8% पॉपुलेशन में फॉल कर रहा है कैंडिडेट, तो इसको मिस डायग्नोज नहीं कर सकते। इसको अगर फ्रैक्चर की फॉर्म में मिस डायग्नोज कर लिया तो आप जो न्यूरो सर्जन है या जो भी उसको देख रहा है, जो भी डॉक्टर उसको देख रहा है, तो वो उसको ट्रीटमेंट अननेसेसरी उसमें क्या करेगा, ऑपरेटिव इंटरवेंशन कर सकता है, ठीक है। आप देख कर रहे हो, सिटी स्कैन में देख रहे हो, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इमीडिएट न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ स्कल फ्रैक्चर। आप न्यूरोसर्जरी को कॉल भेजोगे कि ये स्कल फ्रैक्चर के लिए, जो कि ये है ही नहीं, तो इसलिए अलग रॉन्ग हो गया। रिपोर्ट द फाइंडिंग एज ए नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर एंड एडमिट फॉर ऑब्जर्वेशन। आप एडमिट कर लोगे, नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में एडमिट करते हैं, तो लेकिन आपने डायग्नोज ही गलत कर लिया, तो ये भी गलत हो गया। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एज परसिस्टेंट मेटोपिक सुचर ए नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएंट, ठीक है। अगर वो स्क्लेरोटिक और सिरेटेड एज दिखा रहा है देन इट विल बी मेटोपिक सुचर, ठीक है। परफॉर्म एंजियोग्राफी टू रूल आउट, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फ्रेश फ्रैक्चर कैसा दिखेगा, मेटोपिक सुचर की बजाय फ्रेश फ्रैक्चर कैसा दिखेगा, इट विल बी शार्प, नॉन कॉर्टिकेटेड, लूसेंट एजेस, लूसेंट मतलब ब्राइटनिंग, चमकता हुआ, ठीक है। फ्रेश फ्रैक्चर मिस इंटरप्रेटिंग दिस वेरिएंट एज ए फ्रैक्चर, जो कि ऑप्शन ए और बी में अपन ने देखा, इट कैन लीड टू अननेसेसरी सर्जरी और इनकरेक्ट एलिगेशंस ऑफ ट्रॉमा। अगर आपने ये गलत डायग्नोज कर लिया तो आप नेग्लिजेंस का चार्ज आप पे लग सकता है, या फिर अगर पेशेंट ज़्यादा समझदार है तो वो इनकरेक्ट एलिगेशन ऑफ ट्रॉमा लग सकता है। In a forensic investigation of unidentified skeletal remains, a persistent metopic suture is observed. This finding is most useful to the forensic anthropologist for which of the following purpose? अगर आपको ये मिल जाता है during the autopsy of dismembered organs, dismembered parts of the body, dismembered skeletal remains, तो आप उससे क्या पता कर सकते हो? Determining the exact time since death, time since death का उससे कोई लेना देना नहीं है। Providing an indicator for possible पॉपुलेशन एफिनिटी, यस दिस इज़ राइट। क्योंकि इस पर स्टडी चल रही है, अभी आर्टिकल्स छप रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है या कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो ये बता रही है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये देखा जाता है। लेकिन एक ट्रेंड है कि अभी इस पर रिसर्च चल रही है कि कुछ खास रीजन्स में, जैसे कि अफ्रीकन रीजन्स में, अगर इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न इंडियंस में, ये कुछ आर्टिकल्स छपे हैं, किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, ठीक है। तो इनमें इसके मिलने के चांस ज़्यादा हैं।
तो एक पर्टिकुलर पॉसिबल पॉपुलेशन एफिनिटी जो होती है वो इससे अपने को पता चलती है। कन्फर्मिंग द सेक्स ऑफ द डिसीज, सेक्स तो कैसे बताएगा? एस्टेब्लिशिंग द कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ तो आप मिसडाइग्नोज कर रहे हो तो बता सकते हो, ठीक है। सेक्स में भी ये कुछ स्टडीज़ अभी चल रही हैं कि ये मेल फीमेल किस में ज़्यादा प्रीवलेंस है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा खास वो है नहीं सेक्स वाला। ए न्यूरोसर्जन परफॉर्मिंग ए फ्रंटल क्रेनियोटोमी नोटिस ए वर्टिकल लाइन इन द मिड लाइन ऑफ द फ्रंटल बोन, ठीक है। फेलियर टू रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रक्चर, मेटोपिक सूत्र की बात हो रही है, कुड मोस्ट डायरेक्टली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया अगर उसने मिसडायग्नोज कर लिया? रॉन्गफुल एक्यूजेशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज, अगर बच्चे में देख रहे हो तो क्या ये पॉसिबल है? कुछ हद तक ये पॉसिबल है, आप रॉन्गफुल एक्यूज कर सकते हो, बेटेड बेबी सिंड्रोम का मिसडायग्नोसिस बन सकता है। आयट्रोजेनिक, लेकिन ये न्यूरोसर्जन है, आयट्रोजेनिक इंजरी फ्रॉम अननेसेसरी बोन कट्स, तो न्यूरोसर्जन क्या होगा? ऑपरेटिव क्रेनियोटोमी कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं? आयट्रोजेनिक इंजरी फ्रॉम अननेसेसरी बोन कट्स। न्यूरोसर्जन सोचेगा कि ये फ्रैक्चर है, फिर वो उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अननेसेसरी बोन कट्स लगेंगे और वो म्यूटिलेट होगी बोन, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिमेन्स इन ए मास डिजास्टर, मिस आइडेंटिफिकेशन की बजाय आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकता है ये। कैसे? अगर किसी का पहले से डॉक्यूमेंटेड मेटोपिक सूचर है देन इट कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ऑन ए टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन, इसका तो कुछ ये ऑप्शन ही गलत है। ए पीडिया पेशेंट present with a head injury, the treating physician misinterprets a metopic suture on a CT scan as a linear skull fracture and reports the parents to Child Protective Services for suspected abuse। ये बना दिया उसने बेटेड बेबी सिंड्रोम का डायग्नोसिस, या सेकंड बेबी सिंड्रोम का लो। दिस सिचुएशन बेस्ट इलस्ट्रेट्स द मेडिको लीगल प्रिंसिपल ऑफ, इससे में क्या पता चलता है? एज इप्सा लोकेटर नो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नो, इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डायग्नोस्टिक एरर, इट इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ diagnostic error, protective liability now. So now I am compiling the medico-legal importance of metopic sutures. I already told you mnemonic for, अगर कोई भी किसी भी चीज़ की medico-legal importance बतानी है तो आपको एक सिंपल सा mnemonic मैंने बता रखा है, that is हंसा सर मीन्स टीसी कह लो या फिर टिकट चेकर कह लो, उसके आगे एंटी मोर्टम और पोस्टमार्टम, ठीक है। तो एच फॉर ह्यूमंस और नॉट, कि इस चीज़ से अपने को क्या ये पता चल सकता है कि स्पीसीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ह्यूमन का है नहीं, तो इसमें नहीं कर सकते एक तरीके से, तो इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा नंबर ऑफ, एन होता है नंबर ऑफ बोन्स या नंबर ऑफ पर्सनस, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प कर सकता है कि नहीं? मेटोपिक सूचर कर सकता है, यस। फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प कर सकता है अगर पहले से डॉक्यूमेंटेड है तो। A documented one can help in forensic identification definitely. एस फोर होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, आप बता सकते हो? नहीं, इसका कोई अभी कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टडी हुई नहीं तो सेक्स नहीं बता सकते। ए फोर होता है एज डिटर्मिनेशन, ठीक है। ए फोर एज डिटर्मिनेशन, एज आप इससे आइडिया लगा सकते हो। एक तो भी बता दिया कि यूजुअली ये क्लोज हो जाता है 2 साल तक, तो 2 साल से पहले तो हो सकता है लगभग मेजोरिटी मिलेगा ये, ठीक है। अगर किसी में नहीं मिल रहा है तो कोई बच्चा और उसमें 2 ये आपको नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो 2 साल से तो बड़ा ही है, ठीक है। तो एज डिटर्मिनेशन में इट कैन हेल्प। दूसरा कैसे हेल्प कर सकता है इस बस यही है मेटोपिक सूत्र में, तो यही है एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। तीसरा है एस क्या है? स्ट्रेचर क्या आप बता सकते हो उससे? नो, स्ट्रेचर का कुछ नहीं बता सकते। तीसरा आई फॉर अदर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स, एक ही आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है इसका, ये वाला, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में आप ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं बता सकते। अगला है आर मतलब रेस बता सकते हो? रेस पे स्टडी चल रही है, इट इज़ अंडर स्टडी एंड यू कैन टेल दैट इन दिस पर्टिकुलर रीजन प्रीवलेंस ऑफ मेटोपिक सूचर इज मोर और लेस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक इन इंडियंस, वेस्टर्न इंडियंस में, अफ्रीकन्स में इनमें ज़्यादा है, तो रेस पे आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद होता है मैनर ऑफ इंजरी, तो मैनर सुसाइडल होमिसाइडल ये सब चीज़ें, तो इसमें आप मिसडाइग्नोस कर सकते हो। मैनर ऑफ इंजरी का तो इससे कोई लेना देना है नहीं क्योंकि इंजरी नहीं है, ये एक नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएंट है, लेकिन अगर ये मिसडाइग्नोज हो गया तो आपको नेग्लिजेंस इशू जरूर आ सकता है, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट भी मिसडाइग्नोज कर सकता है एक्सरे में या फिर सीटी स्कैन में, सर्जरी करते टाइम भी ये मिसडाइग्नोज हो सकता है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है।
टी फॉर टाइम सिंस डेथ, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सी फॉर कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ से भी कोई लेना देना है। एंटीमोर्टम या पोस्टमॉर्टम इंजरी में होता है ये, तो वो इसमें है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। और क्या इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हो सकती है, अगर ये डिमिस डायग्नोज होगा तो पूरी इन्वेस्टिगेशन ही अल्टर हो जाएगी। सो दीज 3-4 पॉइंट्स यू कैन टेल इन द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस atopic suture. Isolated sutural bones are often seen along which suture? देखो, जब आप पोस्टीरियर व्यू देखते हो तो पोस्टीरियर व्यू या बोलो या फिर नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस बोलो, तो पीछे से देखते हो तो स्कल कैसा दिखता है, ऊपर से कन्वेक्स होता है, साइड में अपर पोर्शन कन्वेक्स होता है, नीचे नैरो होता है। मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे नोकल लाइन्स होती हैं, इन्फीरियर नोकल लाइन, सुपीरियर नोकल लाइन। ठीक है, सूचर कौन से होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सजाइटल होता है, ये होता है लैम्डोइड, फिर पीछे हो गया लैम्डोइड। ठीक है, पीछे कौन सा सूचर हो गया? लैम्डोइड, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये सजाइटल, ये लैम्डोइड और ये वाला। ठीक है, तो ये जो लैम्डोइड सूचर होता है, इसके साथ साथ में कई बार यहाँ पे पीसीज ऑफ बोन मिलते हैं, छोटी छोटी बोन होंगी जो इस सूचर के साथ ही अटैच हो। ठीक है, ये बोन्स होती हैं जिनको अपन आइसोलेटेड सूचरल बोन्स बोलते हैं। आइसोलेटेड सूचरल बोन्स ही होती हैं, अलोंग द लैम्डोइड सूचर मिलती हैं। ठीक है, कई बार आप स्कल को लगे तो ये आपको मिल सकती है, तो इसको फ्रैक्चर से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये भी क्या है कि एम्ब्रियोलॉजी का में आप पढ़ते होंगे कि जो ऑक्सीपिटल बोन होती है, तो ये वाला जैसे ये वाला पॉइंट होता है और ये वाला पॉइंट होता है, ये दोनों क्या है? ये पॉइंट, ये एस्टीरियन होते हैं। ये पॉइंट क्या होता है? एस्टीरियन होता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो वन एस्टीरियन टू अनदर एस्टीरियन, ये जो ऑक्सीपिटल बोन के दो हाफ बने, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो जब ऑक्सीपिटल बोन बनती है तो ये दो अलग अलग हिस्सों में बनती है, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, ये जब ओसिफाई होता है तो ये बोन्स, इन बोन्स के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस होता है, इसका ओसिफिकेशन मेम्ब्रेनस होता है, नीचे वाले का कार्टिलेजिनस होता है। तो मेम्ब्रेनस में चांसेस होते हैं कि ये ऐसे एक्स्ट्रा बोन्स मिले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रेगमा, ब्रेगमा का होता है, वही सुपीरियर सरफेस को अगर देखते हैं तो दिस इज कोरोनल, दिस इज सजाइटल, दिस इज लैम्डोइड। तो ये जो पॉइंट बना, दिस इज ब्रेगमा। कौन सा पॉइंट है ये? कोरोनल और सजाइटल का मीटिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ब्रेगमा। पैराइटल एमिनेंस या ट्यूबर, पैराइटल ट्यूबर, ये क्या होते हैं? जहाँ पे पैराइटल बोन की मैक्सिमम कन्वेक्सिटी होती है उसको अपन पैराइटल एमिनेंस या पैराइटल ट्यूबर कहते हैं। ये जब अपन स्कल आइडेंटिफिकेशन करेंगे मेल फीमेल का, तब ये हेल्प करेगा। ठीक है, तब ये पॉइंट आएंगे, तो इसके लिए बेसिक एनाटॉमी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जहाँ पे मैक्सिमम कन्वेक्सिटी होगी वो पोर्शन। वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सा पोर्शन होता है? फिर से अगर सुपीरियर सरफेस की बात की जाए तो कोरोनल, सजाइटल, लैम्डोइड। सजाइटल अगर स्कल का हाईएस्ट पॉइंट देखा जाए तो कौन सा होता है? कहीं ना कहीं नियर सजाइटल के लगभग बीच सिक में, लगभग नियर मिडल, ये जो पॉइंट होता है ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्कल होता है, इसी को हम वर्टेक्स बोलते हैं। लगभग लगभग ये मिडल के होता है सजाइटल के। पैराइटल फोरामेन इज लोकेटेड हाउ फार इन फ्रंट ऑफ लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या है? दिस इज सुपीरियर व्यू, कोरोनल, सजाइटल, लैम्डोइड। दिस पॉइंट इज लैम्डा। ये था ब्रैगमा, ये है लैम्डा। लैम्डा के 2.5 से 4 सेंटीमीटर आगे बोथ दोनों पैराइटल बोन में पैराइटल फोरामेन होते हैं। ये क्या है? पैराइटल फोरामेन। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 to 4 सेंटीमीटर आगे होते हैं। यहाँ पे पैराइटल फोरामेन होते हैं, और पैराइटल फोरामेन के बीच में जो ये पॉइंट बनेगा, दिस पॉइंट,
ऑफ सेजाइटल सूचर, इसको बोलते हैं ओबेलियन। क्या बोलते हैं? ओबेलियन। ब्रैगमा, ओबेलियन, लैम्डा। ओबेलियन is a point on sagittal suture between two parietal foramina. When viewed from behind norma occipitalis, the skull appears. I already told you skull कैसा होता है, ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। तो ऊपर से भी कन्वेक्स होता है और साइड में से भी क्या होता है, कन्वेक्स होता है और नीचे जाके फ्लैट करता है, ठीक है। तो कन्वेक्स अपवर्ड एंड ऑन साइड्स बट फ्लैटन बिलो। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस पॉइंट्स, बिकॉज थ्योरी में ये काम नहीं आएगा इतना, लेकिन प्रैक्टिकल में आप जितना इसको थ्योरेटिकली बोल पाओगे, दैट विल हेल्प यू। लैम्डा इज द पॉइंट एट विच सूचर्स मीट। तो लैम्डा पीछे था, तो कौन से सूचर मिलते हैं? सेजाइटल और लैम्डोइड, सेजाइटल और लैम्डोइड। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस इज लोकेटेड बिटवीन विच स्ट्रक्चर्स। नॉर्मा ऑक्सीपिटल्स की बात करते हैं, पीछे वाले व्यू की, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे होती है इंफीरियर नुकल लाइन, यहाँ पे होती है सुपीरियर नुकल लाइन। ये कह रहा है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस इज लोकेटेड बिटवीन विच स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे सेजाइटल आ रहा होता है और आपका बनता है सेजाइटल आ रहा होता है और यहाँ पे होते हैं, ये होता है लैम्डोइड, ठीक है। ये है लैम्डोइड, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये वाला पॉइंट क्या है? लैम्डा। और नीचे का यहाँ पे क्या होगा? पोस्ट फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम और लैम्डा के बीच का जो पॉइंट बनेगा, फोरामेन मैग्नम और लैम्डा के बीच का पॉइंट जो बनेगा वो होता है, उस लेवल पे होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। मतलब ये पूरा ही एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, ठीक। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो बिटवीन लैम्डा एंड फोरामेन मैग्नम इज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट को अपन बोलते हैं इनियन। जो ये मार्क किया था ना इसमें, ये पॉइंट, ये इनियन है, यही है इनियन, ठीक है। तो लैम्डा, लैम्डा के पीछे आया इनियन। सुपीरियर नुक्कल लाइन्स पास लेटरली फ्रॉम विच स्ट्रक्चर। सुपीरियर नुक्कल लाइन्स पास लेटरली फ्रॉम विच स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो डायग्राम बनाया, ये है सुपीरियर नुक्कल लाइन, ये वाली किससे लेटरली पास कर रही है? यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस ही तो है, ये एक्स, और उसके नीचे एक्सटर्नल बीच वाला जो होता है ना, जैसे नया डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये है, दिस इज सुपीरियर इन्फीरियर नुक्कल लाइन। यहाँ पे लैम्डा बनेगा यहाँ करके, ये लैम्डा है, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस का सेंट्रल पॉइंट इनियन, ठीक है। और यहाँ से जाती है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। तो जो ये वाला पोर्शन जो सुपीरियर नुक्कल लाइन है वो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से लेटरली निकल रही है। सुपीरियर नुक्कल लाइन एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से नीचे बनेगी, इनियन से लेकर के फोरामेन मैग्नम तक, ये होगी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, ठीक है। तो जो इन्फीरियर नुक्कल लाइन है वो निकल रही है क्रेस्ट से। हाईएस्ट नुक्कल लाइंस, समटाइम्स हाईएस्ट नुक्कल लाइंस आर प्रेजेंट। ये कहाँ होती हैं? इसके भी ऊपर होती हैं, फेंट होती हैं काफ़ी, ठीक है। तो इससे भी ऊपर होती हैं, तो ये इसके लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर मिलेंगी आपको। जब प्रैक्टिकली इसके हाथ में दिया जाएगा तो मे भी ये प्रेजेंट हो सकती हैं। तो 1 सेंटीमीटर अबव द सुपीरियर नुक्कल लाइंस। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट इज ए रिज बिटवीन, कहाँ होती है? बताए ना, प्रोट्यूबरेंस और पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम के बीच में क्रेस्ट होती है। इन्फीरियर नुक्कल लाइंस पास लेटरली फ्रॉम, कहाँ से पास कर रही हैं? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से, मिडल ऑफ एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से लेटरली पास कर रही हैं। मैस्टोइड फोरामेन इज प्रेजेंट नियर विच सूचर। अब आया है मैस्टोइड फोरामेन। अब ये मैस्टोइड फोरामेन कहाँ पे होता है? ठीक है,
पोस्टीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर व्यू में दिखता है ये नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस में। ठीक है, ये है, यहाँ से आया सेजाइटल। ये हो गया लैम्डोइड। ठीक है, ये सेजाइटल बता दिया, ये लैम्डोइड बता दिया। अब बच गए ये दो, दोनों तरफ है। ठीक है, ये किसके बीच में है? दिस इज द, ये वाला पोर्शन क्या है? दिस इज द मैस्टोइड रीजन ऑफ टेम्पोरल बोन, या मैस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। नहीं, ऊपर वाला कर रहा हूँ, नीचे वाला मैस्टोइड है ना, ऊपर वाली तो पैराइटल हो गई और ये ऑक्सीपिटल हो गई। ठीक है, तो इस वाले सूचर को बोलते हैं पैराइटोमैस्टोइड सूचर, और नीचे वाले को बोलते हैं ऑक्सीपिटोमैस्टोइड सूचर। पैराइटोमैस्टोइड सूचर और ऑक्सीपिटोमैस्टोइड सूचर। अब आपका ये मैस्टोइड फोरामेन कहाँ पे होता है? मैस्टोइड फोरामेन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कौन से सूचर के पास है ये? इस सूचर के, ये कौन सा सूचर है? ऑक्सीपिटोमैस्टोइड। तो ऑक्सीपिटोमैस्टोइड सूचर के पास में होता है मैस्टोइड फोरामेन। रिमेंबर इट। प्रैक्टिकली दिस इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। वैसे कुछ इसका सिग्निफिकेंस अपने लिए ना हो, लेकिन जब आप स्कल को एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये बताना पड़ सकता है। इन फ्रंटल व्यू द स्कल अपीयर्स। फ्रंटल में क्या होता है? ऑर्बिट दिखते हैं अपने को, बीच में नेजल बोन होती है, नेजियन होता है, यहाँ पे नेजल ओरिफिस होते हैं, यहाँ से जाइगोमेटिक ऐसे करके बनाती है। ठीक है, तो एक तरह से ये ओवल शेप होती है, ऊपर से अगर बनाए तो पूरा तो ये बनेगा, तो ये ओवल सी शेप होती है। ठीक है, ओवल होती है, वाइडर अबव, यस, ऊपर से तो वाइड ही है, और नीचे से ये मैंडिबल, नीचे मैंडिबल होगी तो ये नैरो होगी। ठीक है, तो ओवल होती है, वाइडर अबव एंड नैरो बिलो। फ्रंटल व्यू, नॉर्मा फ्रंटलिस। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन इज फॉर्म्ड इंटायरली बाय विच बोन? सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन किससे बनते हैं? ऑब्वियसली फ्रंटल बोन बनाती है, और कुछ तो होता ही नहीं ऊपर। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन फ्रंटल बोन बनाती है। सुप्रा ऑर्बिटल नोच या सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन कहाँ पे होता है? मीडियल 1/3 और लेटरल 2/3 के जंक्शन पे होता है। मीडियल 1/3 और लेटरल 2/3 के जंक्शन पे होता है। यहाँ पे होता है। दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल नोच या सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। द लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन इज फॉर्म्ड बाय। अब लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन कौन बनाएगा? यहाँ पे कौन है? ये बोन कौन सी है? ये वाली बोन। ये बोन क्या होती है? जाइगोमेटिक होती है। ठीक है ना, जाइगोमेटिक बोन है, और जाइगोमेटिक बोन ही इसके नीचे वाला पोर्शन बना रही है। तो क्वेश्चन क्या था आपका? कहाँ गया? हाँ, लेटरल, अच्छा लेटरल की बात कर रहा है। लेटरल मार्जिन इज फॉर्म्ड बाय, तो लेटरल तो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो ऊपर से तो फ्रंटल बोन है, जो ये यहाँ तक, यहाँ पे इस पे ज्वाइंट होता है, इस लेवल पे, इधर भी। तो ऊपर वाली तो है फ्रंटल बोन, और नीचे वाली है जाइगोमेटिक बोन। तो ये प्रोसेस होता है। ये तो जाइगोमेटिक बोन का ऊपर की तरफ प्रोसेस है, और ये फ्रंटल बोन का नीचे की तरफ प्रोसेस है। तो इसका नाम क्या होता है? फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन एंड जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। यानी कि जाइगोमेटिक का फ्रंटल बोन की तरफ जा रहा है तो फ्रंटल प्रोसेस, और फ्रंटल का जाइगोमेटिक की तरफ जा रहा है तो ये जाइगोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन इज फॉर्म्ड बाय। अच्छा, अब इसमें नीचे वाला पोर्शन कौन बनाएगा? ये वाला, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, देखो जाइगोमेटिक बोन होगी यहाँ तक, तो जाइगोमेटिक बोन यूँ आती है ना, आगे इसी तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो होगी जाइगोमेटिक बोन। फिर मीडियल साइड में क्या होती है? यहाँ पे ये मैक्सिला आ जाती है फिर यहाँ पे। ठीक है, तो लेटरल वाला पोर्शन तो बनाया जाइगोमेटिक ने, और मीडियल वाला पोर्शन बनाया मैक्सिला ने। सो दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन जाइगोमेटिक बोन लेटरली एंड मैक्सिला मीडियली। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन इज लोकेटेड। ये मैक्सिला पे ही होता है, 1 सेंटीमीटर नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन के। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ऑल दीज आर
पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स विच यू विल सी व्हेन यू विल एग्जामिन द स्कल। ठीक है, इसलिए ज़रूरी हो जाती है प्रैक्टिकल में। नेजियन क्या होता है? नेजियन तो सबको आपको पता ही है, नेजियन का ऊपर ही होता है। नेजियन तो अगर ये बात करें तो यही नेजियन है, यहाँ नेजल बोन होती है। तो ऊपर कौन सी बोन है? फ्रंटल। और ये कौन सी है? नेजल बोन। इंटरनेजल सूचर, ये है इंटरनेजल सूचर, ये वाला इंटरनेजल और ये वाला फ्रंटोनेजल। तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो है नेजियो। तो इंटरनेजल और फ्रंटोनेजल का मीटिंग पॉइंट होगा नेजियो। पेराइटो स्क्वेमोसल सूचर लाइज बिटवीन विच बोन्स? पेराइटो मतलब पेराइटल बोन, स्क्वेमोसल मतलब स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो पेराइटल और टेम्पोरल के बीच का सूचर है ये। तो ये ऑब्वियसली कहाँ लाई करेगा? ये नॉर्मल लेटरल इसमें दिखेगा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल में। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्कल जब बनाते हैं अपन तो उसमें दिखता है पेराइटो स्क्वेमोसल सूचर। ठीक है, टेम्पोरल बोन की जब बात की जाती है तो उसके 4 पार्ट होते हैं। एक स्क्वेमोसल पार्ट ही हो गया, दूसरा मेस्टोइड पार्ट हो गया जो मेस्टोइड वाला पोर्शन बनाता है, तीसरा और क्या बच गया टेम्पोरल में, एक अपना ये पेट्रस पार्ट होता है जो स्कल बेस में दिखता है अपने को, जो बोनी रिज खड़ी रहती है जो इसको फोसा में डिवाइड करती है स्कल बेस को। और चौथा होता है टिम्पेनिक पार्ट। टिम्पेनिक पार्ट बनाता है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेट्रिक्स का पोर्शन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 4 पार्ट होते हैं टेम्पोरल बोन के जो आपको पता होना चाहिए। पेराइटो स्क्वेमोसल सूचर को अगर डायग्रामेटिकली आप देखोगे तो ये दिखेगा लेटरल व्यू में। लेटरल व्यू में कैसे? देखो, ठीक है, ये हो गया ऑर्बिट आपका। ठीक है, ऑर्बिट हो गया। यहाँ नहीं बनेगा ये, इसको किसी क्लीन पेज पे बनाना पड़ेगा। चलो नीचे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ। ठीक है, ये हो गया ऑर्बिट। अब बताया कि ऑर्बिट का जो इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन जो होगा, दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। फ्रैंकफर्ट लाइन में लाना अपने को, तो यही आगे अभी ये जाइगोमेट्रिक आर्क बन गई। ठीक है, 2 इसमें कॉन्डाइल आएंगे, 1 कॉन्डाइल एंड अनदर कॉन्डाइल। फिर ये एंड कर जाएगी, जहाँ एंड करेगी वहाँ पे नीचे क्या होगा? एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस। और इसके पीछे क्या होगा? मेस्टोइड प्रोसेस। और पीछे यहाँ से ये ऐसे स्कल बनेगा। ठीक है, इस पे इतना अच्छा डायग्राम बनेगा नहीं, ये है। सो दिस इज एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स। इसके पीछे मेस्टोइड प्रोसेस है, आगे स्टीलोइड प्रोसेस होता है। क्या? स्टाइलोइड प्रोसेस, एंड दिस इज मेस्टोइड प्रोसेस, एंड दिस इज एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स। तो ये होता है। अब ये कह रहा है कि अब इसमें सूचर कहाँ पे होते हैं? सूचर इसका डायग्राम है, तो डायग्राम आपको बनाना ही आना चाहिए कि इस पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो क्या क्या है? टीरियन पे क्वेश्चन आता है, तो टीरियन जो होता है सूचर का मीटिंग पॉइंट होता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल पे। ठीक है, तो सूचर बनाने का एक इजी तरीका ये है कि एक लैम्डा बनाओ यहाँ पे। लैम्डा कैसे? सूचर्स का लैम्डा बनेगा लाइक दिस, ऐसे आया। और ये मेस्टोइड के साथ लगभग इसके साथ आपने वो कर दिया, पूरा नोट किया। यहाँ तक आया, इसके एंटीरियर पोर्शन तक आपको लेके जाना है। ये ज़्यादा वो हो गया, यहाँ से यूँ लाना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पीछे वाला सूत्र होता है, ये बन गया। टीरियन जो बनता है वो एच शेप्ड होता है, तो एच कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे एच शेप बनानी आपको, ये टीरियन है, इसका डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज टीरियन। ठीक है, तो फिलहाल अपन टीरियन की बात नहीं कर रहे, फिलहाल अपन बन रहे हैं पेराइटो स्क्वेमोसल सूचर की। तो पेराइटो स्क्वेमोसल सूचर कौन सा हुआ? ये पेराइटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है। कौन सा पार्ट? स्क्वेमोसल पार्ट। सो दिस सूचर विल बी, ये सूचर होगा जो आपका क्या बनेगा? दिस विल बी द, अरे यार मिट गया, आ गया। ठीक है, तो दिस इज द पेराइटो स्क्वेमोसल सूचर।
द inferior temporal line curves downwards and forwards across the squamous part of temporal bone as। अच्छा, ये inferior temporal line और superior temporal line मैंने स्कैल्प वाले में बताई थी। ये राइज करते हैं आगे से। जो ये लाइंस होती हैं ये कहाँ से राइज करते हैं, ये यहाँ से यूँ एक तरह से मान लो कि पैराइटल पोर्शन पैराइटल बोन पे यहाँ पे यूँ राइज करेंगे, ठीक है। दो होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, और फिर ये ज्वाइन कर जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और ये जाइगोमेटिक आर्च के साथ कंटिन्यू करती हैं। दिस इज लाइक दिस। तो ये पूरा इसी को अपन बोलते हैं टेम्पोरल फोसा। यही होता है, ये वाला जो पूरा बन गया ना, ये टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल रीजन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये वाली लाइन है सुपीरियर और ये वाली लाइन है इन्फीरियर, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन, ठीक है। ओके, तो इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन कर्व्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द स्क्वेमस पार्ट। अब ये जो लाइन थी, ये इन्फीरियर वाली ये है, तो ये नीचे आई फिर आगे आई, तो ये किससे कंटिन्यू करेगी, मैस्टोइड के ऊपर होती है सुप्रा मैस्टोइड क्रेस्ट, तो ये उसके साथ कंटिन्यू करती है। इसको बोलते हैं सुप्रा मैस्टोइड क्रेस्ट। ये डायग्राम में इतना अच्छा दिख नहीं रहा, तो ये इससे कंटिन्यू करती है सुप्रा मैस्टोइड क्रेस्ट। जाइगोमेटिक आर्च इज फॉर्म्ड बाय, ये दोबारा आ गया, टेम्पोरल प्रोसेस की बजाय फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन एंड जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक आर्च इज फॉर्म्ड बाय फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन एंड जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। नहीं, इसमें उसका वो हो गया, जाइगोमेटिक आर्च की बात हो रही है, तो आर्च की जब बात होती है वो उस टाइम पे जब अपन पढ़ रहे थे वो था लेटरल मार्जिन, तो यहाँ पे पूरी आर्च की बात हो रही है। तो ये टेम्पोरल प्रोसेस सही है, ये फ्रंटल नहीं है। ये टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन होता है और जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन होता है, ये वाला सही है। पीछे शायद फ्रंटल बोन बोल दिया था। दिस इज द राइट आंसर। पोस्टीरियर एंड ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ जाइगोमेटिक आर्च इज मार्क्ड बाय ए ट्यूबरकल कॉल्ड। मैंने बताया ना, पीछे जाके जब ये आर्क जाइगोमेटिक आर्क पीछे जाती है तो पीछे दो ट्यूबरकल बनते हैं, मतलब ऐसे तो एक ही होता है, इसको टोटली एक ट्यूबरकल होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ रूट ऑफ जाइगोमा। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दो में डिवाइड कर जाता है, एंटीरियर ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ठीक है। तो इनका नाम अलग अलग होता है, एंटीरियर का और पोस्टीरियर का, वो आप आगे देखेंगे। टेम्पल डिवाइड्स इनटू विच रूट्स एट ट्यूबरकल ऑफ रूट ऑफ जाइगोमा, दो में डिवाइड करती है, एंटीरियर में और पोस्टीरियर में। एंटीरियर रूट को बोलते हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल। जब मैंडिबल को पढ़ेंगे तब इनका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। आगे वाला आर्टिकुलर होता है और पीछे वाला होता है पोस्ट क्लिनोइड ट्यूबरकल। द एंटीरियर रूट फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ विच स्ट्रक्चर। अब जैसे ये बनाना, ऐसे देखो लेटरल बनाते हैं, पूरा ही बना देता हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये है जाइगोमेटिक आर्क, ठीक है। तो ट्यूबरकल ये आया, फिर ये आया, यहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटस है, पीछे है मैस्टोइड, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो ये वाला ट्यूबरकल तो हो गया, क्या नाम था इसका, एंटीरियर ट्यूबरकल का। ये तो पोस्टीरियर क्लिनोइड ट्यूबरकल हो गया, एक सेकंड, ये पोस्टीरियर क्लिनोइड ट्यूबरकल हो गया और आगे वाला आर्टिकुलर ट्यूबरकल हो गया, ठीक है। तो ये ट्यूबरकल थे। तो अब क्वेश्चन क्या है, एंटीरियर रूट फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ से इसके यूँ मान लो कि ये जो रीजन है इसके पीछे वाला, ये पूरा रीजन मैंडिबुलर फोसा बनाएगा, ठीक है। तो मैंडिबुलर फोसा की एंटीरियर बाउंड्री बनती है इससे, इसको डिटेल में नहीं जाना आपको, इसको स्किप भी कर देते हैं। मैंडिबुलर फोसा बनता है, अगर याद रखना तो यहाँ पे मैंडिबुलर फोसा बनेगा, ठीक है। तो मैंडिबुलर फोसा की एंटीरियर बाउंड्री जो होता है वो एंटीरियर रूट बनाएगी, और जो पोस्टीरियर रूट होती है ना ये वाली, ये बनाती है इसकी लेटरल बाउंड्री। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो मैंडिबुलर फोसा वैसे अभी के लिए इतना इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं अपने फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पोस्टीरियर रूट जो होती है वो बाद में लास्ट में टर्मिनेट कर जाती है इनटू पोस्ट क्लिनोइड ट्यूबरकल, लास्ट में पोस्ट क्लिनोइड ट्यूबरकल ही आता है। इट विल फॉर्म द लेटरल बाउंड्री। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मैट्रिक्स इज लोकेटेड जस्ट बिलो विच स्ट्रक्चर। बताया ना एक्सटर्नल अकाउस्टिक मैट्रिक्स कहाँ था, ये बनी, ये ट्यूबरकल आया, ये ट्यूबरकल आया, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल अकाउस्टिक मैट्रिक्स आया, पीछे मैस्टोइड है। तो ये कहाँ है,
जस्ट बिलो विच स्ट्रक्चर, जस्ट बिलो दिस इज व्हाट, दिस इज द टर्मिनेशन या पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमा, इसके नीचे ही तो है, या कह लो कि जाइगोमेटिक आर्क, ठीक है। एंटीरियर वॉल, फ्लोर एंड लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल काउस्टिक मैट्रिक्स आर फाउंड बाय, देखो ये जाइगोमेटिक आर्क थी, ट्यूबरकल ट्यूबरकल मेटस मेस्टोइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल काउस्टिक मैट्रिक्स। इसकी जो वॉल्स हैं, इसका फ्लोर, ठीक है, इंटीरियर वॉल और लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर वॉल, ये इतना पोर्शन, ये कौन बना रहा है? आगे क्या है? आगे स्टीलॉइड प्रोसेस है इसकी, ऐसे आगे स्टीलॉइड प्रोसेस होता है। तो ये बोन कौन सी है? ये टेम्पोरल बोन है, जिसमें ये है अंदर की तरफ लाई कर रहा है। तो टेम्पोरल बोन का भी मैंने 4 पार्ट बताए थे। तो एक्सटर्नल काउस्टिक मैट्रिक्स कौन सा पार्ट बनाता है? टिम्पैनिक पार्ट, ठीक है। बाकी पोर्शन जो बच गया वो कौन बना रहा है? बाकी पोर्शन ये बच गया, ये मेस्टोइड वाला पार्ट है, तो ये मेस्टोइड पार्ट बनाएगा। रूफ एंड अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर वॉल जो होगी वो मेस्टोइड पार्ट बनाएगा। मेस्टोइड या मेस्टोइड नहीं, स्क्वेमोसल बनाएगा। मेस्टोइड रह गया पीछे, ये वाला पोर्शन है मेस्टोइड। अब ये ऊपर वाला रीजन रह गया, तो ये वाला ऊपर कौन सी होती है? टेम्पोरल बोन का स्क्वेमोसल पार्ट, दिस इज स्क्वेमोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। इनमें कन्फ्यूजन हमेशा रहती है, अभी भी कन्फ्यूज हो गया। इसको ऊपर वाला स्क्वेमोसल पार्ट होता है और मेस्टोइड बिल्कुल पीछे वाला रहता है। सुप्रामेटल ट्रेंगल या ट्रेंगल ऑफ मैककेवन, ये ENT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। इसके 1 सेंटीमीटर नीचे मेस्टोइड एंड्रम होता है, मेस्टोइड एंड्रम, जिसमें मेस्टोइड एयर सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ट्रायंगल ऑफ मैककेवन होती है। इसमें ये एक्सटर्नल काउस्टिक मैट्रिक्स के पोस्टीरियर सुपीरियर होती है, मतलब ठीक है। मान लो कि मेस्टोइड पे रीजन पे पूरा 1.25 सेंटीमीटर नीचे होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम फोरेंसिक एस्पेक्ट। एस्टीरियन, ठीक है। एस्टीरियन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ विच स्ट्रक्चर? एस्टीरियन जो मैंने बताया आपको पीछे का भी जो बताया ना, नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस बनाते हैं। नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस जब बनाई थी तो ऐसे बनी थी, ठीक है। ये था ये होती है, ठीक है। अब ये सेजाइटल, ये लैम्डोइड, ये पेराइटोमेस्टोइड, ये ऑक्सीपिटोमेस्टोइड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बना किस किस के बीच में? पेराइटोमेस्टोइड, ऑक्सीपिटोमेस्टोइड और लैम्डोइड के बीच में। इस पॉइंट को बोलते हैं एस्टीरियन। समझ में आया? नॉर्मा ऑक्सीपिटल इस पे दिखेगा, एस्टीरियन पॉइंट पेराइटोमेस्टोइड, ऑक्सीपिटोमेस्टोइड और लैम्डोइड के बीच में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एस्टीरियन, जहाँ पे सूचर मीट कर रहे हैं। एस्टीरियन की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। अगेन सेम, हंसा सर मीन्स TC, एंटीमोर्टम पोस्टमोर्टम, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या बता सकते हो? ह्यूमन्स और नॉट स्पीसीज बता सकते हो। स्पीसीज का, एस्टीरियन का स्पीसीज इतना वो कोई लेना देना है ही नहीं। दूसरा है एंड फॉर नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स वही है, सेम कॉन्सेप्ट जो मेटोपिक सूचर वाला था। अगर इसमें एक तो नहीं मेटोपिक सूचर वाला नहीं, टीरियन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। एस्टीरियन और टीरियन की जो MLI होती है वो लगभग एक जैसी होती है। मेटोपिक सूचर अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन में कैसे हेल्प करेगा? एस्टीरियन सब में मिलना है एस्टीरियन तो, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में कैसे हेल्प करेगा? मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन अगर है, ये भी अंडर स्टडी है, इस पर अपन कमेंट नहीं कर सकते, मतलब किसी स्टैंडर्ड बुक में आपको नहीं मिलेगा। अगर इस पर मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन मिलती हैं देन इट कैन बी इंक्लूडेड इन बायोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ एनी सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको नंबर ऑफ पर्सन्स पता करनी है कि एक बंदे की हैं या 2 बंदे की हैं, आपके पास कल बोन्स हैं, आपको पता करना है 1 बंदे की हैं 2 बंदे की हैं, तो आप उनको अलाइन करके देखेंगे।
ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन को, टेम्पोरल बोन को, पैराइटल बोन को, इनको सब अलाइन करके देखोगे तो एस्टीरियन की जो शेप बनेगी, शेप कह रहा हूँ, एस्टीरियन जो बनेगा सूत्र का मीटिंग पॉइंट, उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए बोन्स की, अगर वो एक ही बंदे की है तो। अगर अलग अलग बंदे की होगी तो एक बोन बड़ी होगी, एक छोटी होगी, ठीक है। तो दिस अलाइनमेंट ऑफ बोन्स विल बी हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ और डिसाइडिंग वेदर दे आर फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग और अनदर ह्यूमन बीइंग। सो एस्ट्रियन का इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है जो आप बता सकते हो एज ए मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में इट कैन हेल्प, ठीक है। एज फोर क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्या है, ए फॉर एज डिटर्मिनेशन। एस्टीरियन क्लोज कब करता है, देखो एस्टीरियन हो या टीरियन हो, ये है क्या, एक तरह से फंटानेल ही हैं, जो आपके फंटानेल थे पहले, एट बर्थ फंटानेल होते हैं ना, तो एक एंटीरियर फंटानेल ही ऐसा होता है जो 2 साल पे क्लोज करता है, बाकी सभी फंटानेल बर्थ के कुछ हफ्तों के अंदर ही क्लोज कर जाते हैं, ठीक है। एस्टीरियन से आप अगर उसके क्लोजर के हिसाब से एज डिसाइड करना चाहते हैं किसी चाइल्ड में, तो इट क्लोजेज फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ और फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ, ठीक है, फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ ही क्लोज हो जाता है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट एज में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सूचर क्लोजर का। एस्टीरियन है क्या एक्चुअली उस इससे सूचर का ही तो मीटिंग पॉइंट है, तो सूचर क्लोजिंग की अलग अलग एज पे सूचर क्लोज करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MLI ऑफ एस्टीरियन, ठीक है। एस्टीरियन को एस्टीरियन अपने आप में तो एक पॉइंट है, लेकिन जो सूचर उसमें आके मिल रहे हैं उन सूचर का क्लोजर देख के आप बता सकते हो कि एज क्या है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एज। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका जिससे कोई लेना देना नहीं है। अगला है आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का कोई अदर पॉइंट है, अदर पॉइंट नहीं है, एक जो था वो अपने बता दिया। आर फॉर रेस। अलग अलग रेस में एस्टीरियन की शेप अलग अलग होती है, नहीं इस पर कोई स्टडी हुई नहीं है, तो इस पर भी अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे। एम फॉर मैनर ऑफ इंजरी। मैनर ऑफ इंजरी में ये कैसे हेल्पफुल है, पहली बात तो इंजरी हो सकती है, एस्ट्रियन क्या है, सूचर्स का मीटिंग पॉइंट है, ऐसे टीरियन है, तो जहाँ पे भी सूचर मीट करते हैं वो क्या होते हैं, ये वीक पॉइंट होते हैं, ठीक है, दे आर वल्नरेबल पॉइंट फॉर ट्रॉमा, ठीक है। तो दैट्स वाई, तो ये MLI है इसकी। अगर हल्का ब्लो भी दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्चर होने के या फिर सूचर्स के सेपरेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैनर ऑफ इंजरी में क्या होगा, इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विद सब स्कैल्प हेमाटोमा, ठीक है। एस्टीरियन में मान लो सूचर सेपरेशन है और बाहर से उसके कोरिस्पॉन्डिंग सब स्कैल्प हेमाटोमा भी है, तो यू कैन थिंक दैट इट इज़ ए ट्रॉमेटिक ओरिजिन। और अगर ये चाइल्ड में दिखता है तो यू कैन कंसिडर सेकंड बेबी सिंड्रोम आल्सो, बैटेड बेबी सिंड्रोम और सेकंड बेबी सिंड्रोम आल्सो। अब एस्ट्रियन के नीचे क्या है, एस्ट्रियन कहाँ पे है, एक तरह से पोस्टेरोलेटरल रीजन में है स्कल के, देखो उसके नीचे क्या होते हैं, ड्यूरल वेनस साइनसिस, मेनली कौन सा होता है, ट्रांसवर्स या फिर सिग्मोइड, ट्रांसवर्स साइनस होगा या सिग्मोइड साइनस होगा। अगर एस्ट्रियन में फ्रैक्चर होता है तो क्या होगा, साइनस रप्चर करेगा, तो दैट विल लीड टू इंट्राक्रेनियल हेमरेज। तो दिस इज आल्सो ए पॉइंट इन इंजरी दैट कैन बी इंक्लूडेड, और इससे डेथ भी हो सकती है, तो इट कैन आल्सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डेथ, मैकेनिज्म ऑफ कॉज ऑफ डेथ कैन बी गिवन बाय दिस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सर्जिकल लैंडमार्क होता है फॉर बर होल के लिए या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एक्सेस के लिए ड्यूरिंग अटॉप्सी। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में अगर आपको जाना है तो इससे आप बोन्स को ओपन कर सकते हैं। बर होल्स भी जो करते हैं न्यूरोसर्जन वो यहाँ पे करते हैं। स्टाइलोइड प्रोसेस इज ए थिन इलोंगेटेड प्रोसेस ऑफ विच बोन। स्टाइलोइड कहाँ होता है बताया ना, कि जाइगोमेटिक बोन होती है, वन ट्यूबरकल सेकंड ट्यूबरकल, यहाँ पे जाइगोमेटिक प्रोसेस हो यहाँ पे होता है। ऊपर वाला पोर्शन क्या था, दिस पोर्शन इज टेम्पोरल बोन। स्टाइलोइड प्रोसेस इज लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड होता है, मैस्टोइड प्रोसेस के आगे ही तो होता है, एंटेरोमीडियल होता है या एंटेरोलेटरल होता है, ये आपको डिसाइड, इसमें क्या करना होता है आपको, देखो मैस्टोइड प्रोसेस के ये एंटेरोलेटरली होता है, मतलब आगे है और लेटरल की तरफ है मैस्टोइड प्रोसेस के, लेकिन ओवरऑल ये मीडियली डायरेक्टेड होता है। अगर आप स्कल को हाथ में पकड़ोगे नीचे से देखोगे तो मैस्टोइड मीडियल की तरफ डायरेक्टेड दिखेगा, लेकिन मैस्टोइड के एंटेरोलेटरल होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। वैसे ये मीडियली ही होता है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड और मीडियली। टीरियन आपको बता दिया मैंने, टीरियन कहाँ था, लेटरल वाल पे था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बोन मीट करती हैं, कौन कौन सी 4 बोन मीट कर रही थी, अगेन दिस इज ऑर्बिट, ये जाइगोमेटिक बोन थी, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा कॉर्टिक मेटस रहेगा,
और यहाँ पे मेस्टोड प्रोसेस रहेगा और पीछे से ये आता है। ठीक है, तो आपको बताया था कि ये लैम्डा बनाएंगे अपन। यहाँ पे लैम्डा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, सो दिस पॉइंट विल बी टीरियो। तो कौन कौन सी बोन मीट करेंगे, ये कौन सी है फ्रंटल, ये कौन सी है पैराइटल, ये कौन सी है टेम्पोरल, और ये कौन सी है स्फिनोइड। तो 4 बोन मीट करती हैं, 4 बोन मीट करके टीरियन बनाएंगी। इट इज़ द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ स्कल, दैट्स व्हाई वल्नरेबल टू ट्रॉमा। वैसे तो एस्टीरियन भी वल्नरेबल टू ट्रॉमा होता है, वीक पॉइंट बन जाते हैं ना जहाँ पे सुचर मीट करते हो, लेकिन ये वैसे भी थीन पार्ट है, तो ये दोनों तरफ से ज़्यादा वो हो गया। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके नीचे से क्या होता है, इस पॉइंट के नीचे से ये क्या है, दिस इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी का ये एंटीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है। तो एंटीरियर डिवीजन जो होता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी का, वो इस पॉइंट के नीचे से क्रॉस करता है। जब मैं इनर सरफेस ऑफ द कैलवेरिया पढ़ाऊँगा उसमें आपको ये बताऊँगा कि इसके इस पॉइंट के नीचे से ये एक तरह की, कई बार तो बोनी कैनाल से इंप्रेशन बन जाते हैं वेसल्स के, तो एक बोनी कैनाल सी बनी होती है जिसमें से ये एंटीरियर डिवीजन पास करता है। तो वो जब ये फ्रैक्चर होती है तो इस आर्टरी के इस एंटीरियर डिवीजन के रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही मिडल मेनिंजियल आर्टरी का एंटीरियर डिवीजन रप्चर होगा, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा बनेगा। एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा की फिर जितनी भी मेडिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती है, खास करके ल्यूसिड इंटरवल। Sutures at Tyrion form with shape H. Tyrion is situated how far above the midpoint of zygomatic arc? ये zygomatic arc थी, इससे ऊपर टीरियन कितना ऊपर है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये लगभग 4 सेंटीमीटर ऊपर होता है। ठीक है, टीरियन ओवरलाइज विच आर्टरी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। रप्चर ऑफ आर्टरी एट टीरियन फॉलोइंग ए ब्लो लीड्स टू ईडीएच, आर्टरी से ईडीएच होता है। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेडिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ टीरियन। आधी तो वही से आ जाती हैं, पहली बात तो क्लोजर, निमोनिक वही रहेगा, इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्फिनोइडल फंटानल क्लोजर, स्फिनोइडल फंटानल क्लोजर। तो मैंने बताया कि जो स्फिनोइडल फंटानल क्लोजर ये सब फंटानल ही हैं। ठीक है, तो ये भी विद इन फ्यू वीक्स क्लोज हो जाएगा, टीरियन भी। तो क्लोजर से आप वो नहीं कर पाओगे। आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करेगा, कैसे, मॉर्फोलॉजी जो होती है टीरियन की वो वेरिएबल होती है, इस पर स्टडी चल रही है, प्रॉपर आर्टिकल हैं इस पर, बाकी उन पे तो नहीं थे एस्टीरियन और उन पे, पर इस पे है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, इसको अलग अलग टाइप्स में भी डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच बोन्स आर्टिकुलेट एट द जंक्शन, जो बोन जिसके साथ आर्टिकुलेट, मान लो स्फिनोइड और पैराइटल आपस में आर्टिकुलेट कर पा रही हैं तो उसको स्फिनोपैराइटल बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका मॉर्फोलॉजिकल क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो दिस कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, अगर ये डॉक्यूमेंटेड है पहले से, तो पहले से पता होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंटेड है, ये शेप है इसकी, तो दिस कैन बी ए पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। वल्नरेबल टू ट्रॉमा होता ही है। अगला, प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड हेमरेज सबगेलियल या सबड्यूरल इज क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग इफ सेपरेशन एट द टीरियन इन ए चाइल्ड इज ट्रॉमेटिक इन ओरिजिन। वही बात बेटर बेबी सिंड्रोम सस्पेक्ट आप करोगे, जैसे अगर आपको एसोसिएटेड सबस्कैल्प हेमरेज या ऐसा कुछ मिलता है तो। ठीक है, मिलता है या नहीं मिलता है, तो बेटर बेबी सिंड्रोम में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। सबस्कैल्प हेमाटोमा, एक्सटर्नल इंजरी आपको कुछ नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। हेमरेज एसोसिएटेड विद डायस्टेसिस, यू कैन थिंक ऑफ डायस्टेसिस, मतलब सुचर सेपरेट हो रहा है, वो शेक करते हैं बार बार तो सुचर सेपरेट हो जाते हैं, साथ में हेमरेज मिल रहा है तो सेकंड बेबी सिंड्रोम की तरफ जा सकता है। कोज ऑफ डेथ में कैसे करेगा, वही है, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा हुआ, सेरिब्रल कंप्रेशन हुआ, बंदा मर गया, तो यू कैन एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ कोज ऑफ डेथ। और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल नेग्लिजेंस, ईडीएस में ल्यूसिड इंटरवल होता ही है। अगर आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे हो देन यू आर लायबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। सर्जिकल नेग्लिजेंस क्या हो सकती है, सर्जिकल ये होता है कि टीरियन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट सर्जिकल लैंडमार्क है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, टीरियोनल अप्रोच अपनाते हैं, इसको बोलते हैं टीरियोनल अप्रोच। ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ पे है, जैसे बताया ना जाइगोमेटिक आर्क के 4 सेंटीमीटर ऊपर होता है मिड पॉइंट के, तो ये सब चीज़ें न्यूरोसर्जन को पता होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा आगे पीछे या कहीं और जगह पे कट लगा देगा, बोन को म्यूटिलेट करेगा, उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी हाइड्रोजेनिक, तो दैट कैन फॉल इनटू मेडिकल नेग्लिजेंस। If a patient dies or suffers severe neurological deficit because the surgeon failed to recognize the pterion as landmark, for example by placing a burr hole too posteriorly या superiorly, आगे पीछे कर दिया,
ठीक है, तो उससे क्या होगा, हेमाटोमा को मिस कर देगा। तो इसलिए पहले अच्छे से CT स्कैन करके उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता करके तब उसको वो करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फ्रंटल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये सब सर्जरी का पोर्शन है वैसे तो, ये सब डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो दिस कुड बी फॉर्म द बेसिस फॉर क्लेम ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। सो ऑल दीज आर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ टीडीओ। जो अपन ये जो निमोनिक मैंने बता रखा है, सर मीन्स TC एंटीमोर्टम पोस्टमार्टम, इनमें से जो पॉइंट आप अप्लाई कर सकते हो वो सारे अप्लाई कर दो। ठीक है, वही MLI होती है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ स्कल। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल। अभी इंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल कैप और स्कल बेस, ये अपन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए एक एक 1 बाय 1 सीरीज में इसको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते अगर चले गए तो अच्छे से ब्रेन की एनाटॉमी को, ब्रेन का डाइसेक्शन को अच्छे से समझ पाने के लिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए डू इट इन सीरीज रेदर देन डूइंग, आप आज EDS पढ़ रहे हो, कल स्कल एनाटॉमी पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसको सीरीज में ही कवर करना है टॉपिक को। थैंक यू।